हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग फाइनली देखेंगे लास्ट वाला पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है, मैं बोलूँगी ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका रेडॉक्स वाला पार्ट था। अगर हम लोग कंपेयर करें ना रेडॉक्स वाले चैप्टर से, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 था, तो वो अगर उसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो चैप्टर थोड़ा सा टफ था, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व थी, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी थी। बट अगर मैं बात करती हूँ इस पार्ट की, तो ये वाली चीज़ें जो है ये हम लोग स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल को। 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया है, तो इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है हमारे लिए पीरियोडिक टेबल को पढ़ना। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी, जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट और साथ ही साथ हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा था। उसके बाद में मैंने आपको डिस्कस करवाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोगों ने देखा था एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस मतलब ही एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज। साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें देखा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। डेफिनेशन भी देखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने उसके ट्रेंड को देखा था कि पीरियोडिक टेबल में वो पीरियड, मतलब जब मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो कैसे वैरी करते, और ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम जाती हूँ तो कैसे क्या वैरी करते। ये वाली चीज़ भी हम लोगों ने उसी के अंदर में देखी थी। और साथ ही साथ मैंने फिर आप लोगों को लास्ट वाले क्लास में स्टार्ट किया था, जो भी आपका ये है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो भी आपके पीरियोडिक ट्रेंड्स है, वो हम लोगों ने स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल हो गई थी, एलिमेंटल हो गई थी, केमिकल स्टार्ट किया था। केमिकल में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेजर रोल प्ले करती है केमिकल रिएक्टिविटीज़ में। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया था, जो पहला पार्ट था आपका वो वैलेंसी था, जिसको हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था। सेकेंड पार्ट था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसको भी लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसके ट्रेंड को भी देखा था। मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक टेबल ड्रॉ करवा के दिया था, जिसमें एक्सप्लेन करवाया था कि वैलेंसी जो होती है वो टेबल से हम लोग कैसे क्या निकालते हैं, और ये भी बताया था कि वैलेंसी को याद रखने का ज़रूरत नहीं है, एक ट्रिक बताई थी। तो अगर आपने मेरा लास्ट वाला क्लास नहीं देखा है तो उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपका लॉस होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, मतलब जो अपना ये वाला था एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ के बाद में फिजिकल, फिजिकल के बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 3 थे, वैलेंसी जिसको डिस्कस कर लिया था, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर जिसको भी डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में डिस्कस करना है केमिकल रिएक्टिविटी को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट को, केमिकल रिएक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, ये आपका हेडिंग है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ये है आपके टॉपिक का नाम। अब अगर मुझे इस पार्ट को स्टडी करना है तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है अगर वो केमिकली रिएक्टिव है, तो कहना मुझे ये है कि दो टाइप के दुनिया में लोग होते हैं। एक टाइप का लोग ये होता है, ये जो स्टेबल होता है, अगर वो स्टेबल है तो वो उतना रिएक्टिव नहीं रहता है, नॉट दैट मच रिएक्टिव, नॉट दैट मच रिएक्टिव। मतलब अगर कोई भी चीज़ अपने आप में स्टेबल है, सेटल है, तो वो उतनी रिएक्टिव नहीं होती है ना। लेकिन अगर कोई भी चीज़ मैं मान जाऊँ कि अनस्टेबल है या स्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, कहना मुझे ये है। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। अब दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है। अब जो पहला टाइप का लोग है, अगर मैं बात करती हूँ, सपोज़ ये 2 टाइप के लोग हैं दुनिया में, तो 2 टाइप के लोग में पहली कैटेगरी जो है वो इस टाइप की, क्योंकि मुझे इसको समझना है तो मुझे इसको समझना पड़ेगा। ये समझ गया तो ये तो बहुत ही आसान है। काम की चीज़ ये, जिसके पास सारी एमिनिटीज़ है, मतलब सबके पास घर है, कार है, बंगला है, सारी चीज़ें उसके पास में है, सारे के सारी लग्जरियस चीज़ें जो रहती है किसी के भी पास जो होनी चाहिए वो सब है, कार, बंगलो, फ्लैट, जो भी है सारी एमिनिटीज़ है, पूरी चीज़ें है ना। तो क्या वो चीज़ उतनी रिएक्टिव रहेगी, मतलब क्या वो चीज़ उतनी एक्टिव रहेगी? क्या नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें है, तो उसको वो सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
है ना, तो वो अपने आप में स्टेबल है क्योंकि उसके पास वो सारी लग्जरियस चीज़ें हैं जो उसको लगती है। कार है, बंगलो है, फ्लैट है, तो शायद उसको उतना रिएक्टिव रहने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में कैसा है, स्टेबल है ना, तो उसको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोलूँगी कि वो जो है वो उतना एक्टिव नहीं रहेगा, नॉट दैट मच रिएक्टिव, वो उतना रिएक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि उसको जो भी कुछ लेना था वो सारे उसके पास में ऑलरेडी है। बट अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूँ, सेकंड कैटेगरी में अगर कोई ऐसा लोग आता है जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक भी लग्जरियस थिंग नहीं है, तो वो चीज़ क्या करेगी, वो चीज़ इस तरीके से काम करेगी कि उसको वो सारी चीज़ें मिले, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नॉर्मल सा इंसान है जिसके पास वो सारी चीज़ें नहीं है, मैं ऐसा लिख देती हूँ जस्ट मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा मैं अगर बात करती हूँ, तो वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। अगर वो चीज़ स्टेबल नहीं है, उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, एमिनिटीज़ नहीं है, कार नहीं है, बंगलो नहीं है, कार नहीं है, मतलब फ्लैट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास में, तो वो चीज़ को कैसा रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा तो वो सारी लग्जरियस चीज़ों को अटेन नहीं कर पाएगा। मतलब इन द सेंस मुझे ये कहना है कि जो भी चीज़ स्टेबल रहती है, जो भी चीज़ स्टेबल रहती है, उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है काम करने की, क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो उसको स्टेबल रखती है, उसके पास वो सारी लग्जरियस थिंग है जो उसको स्टेबल रखती है। इसलिए वो किसी के भी साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है, इसलिए वो कैसा रहता है, लेस रिएक्टिव रहता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है, तो उसे उतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ किसी नॉर्मल इंसान की जिसके पास ये एमिनिटीज़ है ही नहीं, कार नहीं है, बंगलो नहीं है, फ्लैट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास में, है ना, तो वो कैसा है, वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल है। उसके पास स्टेबल होने के लिए जो लगती है चीज़ें, जो एमिनिटीज़ लगती है, वो है ही नहीं, तो वो कैसा है, अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल है तो उसको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें चाहिए, उसे वो सारी चीज़ें लेने का है। तो अगर उसको वो सारी चीज़ें लेने का है तो उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसी का मतलब उसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसा है, अनस्टेबल है। समझा या नहीं? तो कहना मुझे ये है कि वैसे हमारे बिल्कुल कैटेगरी है, दुनिया में भी दो टाइप के लोग हैं, एक बहुत ज़्यादा रिच, एक मिडिल क्लास फैमिली। बहुत ज़्यादा रिच जो रहेगा उसको उतना रिएक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है। जो भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करेगा उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहना पड़ेगा, तभी जाके वो काम कर सकता है। समझा या नहीं? तो ये था मेरे स्टाइल का एक्सप्लेनेशन। तो अब हम लोग देखेंगे अपने टॉपिक को। सबसे पहले मैं कुछ लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझा के देती हूँ। Chemical reactivity depends on how easily an element attains the stable electronic configuration. The stable electronic configuration. मतलब केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि एलिमेंट जो है वो कितना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है, कितने इजीली अटेन कर सकता है। मतलब कहना मुझे ये है कि कोई भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी को अगर मुझे बताना है तो क्या मैं ऐसे एलिमेंट को देख के बता सकती हूँ कि ये एलिमेंट भाई तेरी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और उसको बोलूँगी भाई तेरी रिएक्टिविटी बहुत कम है। हम लोग क्या ऐसे बता सकते हैं कोई भी चीज़ को? नहीं बता सकते। हम लोग को कोई पर्टिकुलर फैक्टर चीज़ जिससे हम लोग डिसाइड कर सके कि हाँ इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम है, तो मुझे कुछ पर्टिकुलर फैक्टर चाहिए ना। तो कहना मुझे जो है वो यहाँ पे ये है कि जो भी केमिकल रिएक्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है वो कितने ईजिली स्टेबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो जो भी आपके इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस को ही हम लोग बोलते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा ना, इनर्ट गैसेस, ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में आते हैं, इसी को हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस। तो ये जो सारी के सारी आपकी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, ग्रुप 18 एलिमेंट, नोबल गैसेस, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर ये स्टेबल है तो ये उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये उतने रिएक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कैसे हैं? ये अपने आप में मस्त है, इनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो इन्हें लगती है, सारे लग्जरियस आइटम है, इसलिए ये कैसे हैं? ये अपने आप में ही स्टेबल है। इनर्ट गैसेस, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स और आपके नोबल गैसेस। ठीक है, अब चलिए ये तो मुझे समझ में आ गया। अब काम की बात जो है वो यहाँ पे ये है
कि अगर ये वाली चीज़ें स्टेबल हो गई तो मुझे अगर बाकी चीज़ों के बारे में बताना है, तो जैसे कि अगर आप लोग देखते हो, तो अगर मैं ग्रुप 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 अगर मैं ले लूँ, तो आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP6। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर मैं इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे आपका जो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6, 2 + 6 कितना होता है, 2 + 6 होता है 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे ही नहीं कहा है कि ग्रुप 18 स्टेबल होता है। ग्रुप 18 जो होता है उन्हीं को इनर्ट गैसेस कहा जाता है, ग्रुप 18 कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है, वो स्टेबल होती है। उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP6। वैलेंस शेल की बात करूँ तो 2 + 6 कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हुए इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये 8 है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कैसा है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर कोई भी चीज़ का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो वाली चीज़ जो होती है वो आपकी कैसी रहती है, वो वाली चीज़ आपकी स्टेबल रहती है। तो ये रहा आपके इनर्ट गैस का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, ठीक है, देखेंगे आगे के। सपोज़ मैं यहाँ पे लूँगी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और मैं यहाँ पे लूँगी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। एक तरफ लिया है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और एक तरफ लिया है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में जो भी आपके एलिमेंट आएंगे उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि लास्ट वाली क्लास में बताया था, अगर एलिमेंट ग्रुप 1 को बिलोंग करता है तो एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहता है, NS1, क्योंकि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 1। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है NS2NP5। ये भी मैंने आपको बताया था, देखो कैसे। अगर यहाँ पे है 17 तो 17 में क्या होता है, 7 होता है। तो NS2NP 2 + 5 कितना होगा, 7 होगा। 17 में कितना रहेगा, 7 रहेगा, इसलिए NS में गया 2, NP में गया 5, 2 + 5 कितना हुआ, 7 हुआ। चलिए और मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ, सपोज़ ये एक जनरल चीज़ है, अब मुझे आगे बढ़ना है तो पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल में लेंगे। मैंने एक तरफ में लिया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 जो होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP6, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। मुझे एक्चुअली स्पेस चाहिए समझाने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको इरेज कर दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक तरफ ले रही हूँ ग्रुप 1 के एलिमेंट और एक तरफ मैं ले रही हूँ ग्रुप 17 के एलिमेंट, ठीक है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं उनका आपका जो भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया वो रहता है NS1। यहाँ पे आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS2NP5। और मैंने अभी आपको समझाया कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसलिए NS में भी कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 17 में कौन सा नंबर होता है, 7 होता है, इसलिए NS में गए 2, NP में गए 5, 2 + 5 कितना हुआ, 7 हुआ। चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे आगे। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही रहेगा। जिसको नहीं आता है वो लोग देखो कैसे चेक करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11।
राइट हैंड साइड में भी 11, लेफ्ट हैंड साइड में भी 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सही। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद एक बार चेक कर लो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके कि भाई जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो सही भी है कि नहीं है, पता तो होना चाहिए हमें। चलिए अब थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। अगर मैं ध्यान देती हूँ, ध्यान से देखा जाए एकदम ध्यान से, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा ना, ये तो मेरा 1s है, ये है मेरा 2 वाला और ये है मेरा 3 वाला, है ना। अगर सपोज़ मैं इसकी बात करती हूँ, इसको अगर मैंने छोड़ दिया है, तो अगर मैं इस 2 की बात करती हूँ तो इस 2 के केस में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मुझे काउंट करना है। देखो इधर, ये है आपका 2, ये है आपका 6। 2 + 6 कितना होता है? 2 + 6 होता है आपका 8। 2 + 6 कितना होता है? 8 होता है ना। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ध्यान से देखना है। अगर सपोज़ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे दे, किसी को भी डोनेट कर दे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कहना मुझे ये है कि अभी इसमें 1 है, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 + 6 8। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर दे तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। चलो अब ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसने किसी को डोनेट कर दिया इसने, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया? इसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो कोई भी चीज़ क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट है, आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मतलब ये अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो क्या ऐसे रिएक्टिव होते हैं? ऐसे रिएक्टिव नहीं होते हैं। वो इसलिए रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में यहाँ पे 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हर चीज़ दुनिया में चाहती है कि यार मैं भी स्टेबल बन जाऊँ, मेरे पास भी घर आ जाए, बंगला आ जाए, कार आ जाए, मैं भी स्टेबल बन जाऊँ। हर चीज़ दुनिया में स्टेबल बनना चाहती है। वैसे ये सोडियम भाई साहब भी स्टेबल बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई मैं भी स्टेबल बन जाऊँ। तो वो क्या करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट कर देंगे। अगर उन्होंने ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मॉलिक्यूल क्या बन गया? स्टेबल बन गया, है ना। चलिए अब थोड़ा सा मूव करेंगे और आगे। ग्रुप 17 के अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ तो ग्रुप 17 में आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है NS2NP5, है ना। अगर मैं इसी में एक एलिमेंट ले लूँ, जैसे कि मैं आपका ले लेती हूँ नियॉन। अगर मैं नियॉन ले लूँ जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसका अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसा आएगा? देखो इधर 1s 2s 2p, इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा मूव करेंगे। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में आपका रहेगा नियॉन नहीं लेने का, सॉरी, नियॉन के जगह पे हम लोग फ्लोरीन ले लेंगे और यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका 5, ठीक है। थोड़ा सा अब चलिए मूव करेंगे आगे। अब कहना जो मुझे है वो यहाँ पे ये है, ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे का तो हम लोग छोड़ देंगे। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर पोर्शन की, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपके इलेक्ट्रॉन कितने देखो ज़रा। 2 + 5 कितना होता है? देखो इधर 2 है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5। 2 + 5 कितना होता है? 2 + 5 7 होता है। देखो क्या हो रहा है, स्टेबल बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर किसी भी चीज़ के पास में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो चीज़ क्या बन जाती है? स्टेबल बन जाती है, हमेशा के लिए स्टेबल बन जाती है, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट। बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। क्या ये स्टेबल है? नहीं है। अगर इसको स्टेबल बनना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, है ना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन कर ले, मतलब अगर ले 1 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन बन गए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसलिए ये जो है फिर यहाँ पे भी आपका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और जो भी चीज़ है ना वो स्टेबल बन जाएंगी। मतलब कहना मुझे ये है कि
कि ग्रुप 1 का एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो वो क्या बन जाएगा? वो स्टेबल बन जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप 17 का एलिमेंट अगर किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, गेन कर ले, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो कैसा बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। समझा या नहीं? मतलब कहना मुझे ये है कि ग्रुप 18 के जो भी आपके इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है, भाई साहब वो तो स्टेबल है ही, स्टेबल है, बट जो भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट है और ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो भी स्टेबल बन सकते हैं। अगर ग्रुप 1 का अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो भी स्टेबल बन जाएगा। ग्रुप 17 का एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो भी कैसा बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब अगर मुझे यहाँ से कुछ इंटरप्रिटेशन करना है तो मैं क्या इंटरप्रिटेशन कर सकती हूँ वो भी देख लेते हैं। यहाँ से मेरा ये इंटरप्रिटेशन आता है, देखेंगे अगर मैं बात करूँ इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन में मैंने क्या जाना? इंटरप्रिटेशन में मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरे ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ग्रुप 1 के एलिमेंट, ठीक है, मतलब ही जिनको मैं बोलती हूँ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है, साथ ही साथ जो भी मेरे ग्रुप 17 के एलिमेंट है जिनको मैं बोलती हूँ हैलोजन, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? आर वेरी वेरी रिएक्टिव, आर वेरी वेरी रिएक्टिव। तो ऐसे अब इसको रिएक्टिव बोलने का मतलब कुछ समझ में आया आपको कि मैं इसको रिएक्टिव क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये एलिमेंट भी स्टेबल बन सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इसलिए ये भी कैसे हुए? खूब रिएक्टिव हुए, खूब ज़्यादा रिएक्टिव। ये वाले ग्रुप 17 के एलिमेंट जिनको मैंने हैलोजन कहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ये भी स्टेबल बन सकते हैं, मतलब ये वाले भी कैसे हुए? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुए। समझा या नहीं? कहना मुझे ये है कि जो देने से स्टेबल बन जाए एक इलेक्ट्रॉन को, या जो लेने से एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बन जाए, वो एक्चुअली इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए खाक थोड़ी कहा है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स मतलब ये अल्कली मेटल्स, ग्रुप 17 एलिमेंट मतलब ये हैलोजन्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। समझा या नहीं? क्योंकि बहुत इजीली स्टेबल गैस को अटेन कर सकते हैं, बहुत इजीली स्टेबल बन सकते हैं, बस एक या दो इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। इसलिए उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी कैसी है? ज़्यादा। समझा या नहीं? ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ेंगे और आगे। अब मेरे को कहना ये है कि जो भी मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है, ये पहला इंटरप्रिटेशन का पॉइंट हुआ। सेकंड इंटरप्रिटेशन का पॉइंट जो मेरा कहता है वो ये है कि जो भी मेरे ग्रुप 1 का एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखते हो, आपके पीरियोडिक टेबल की जो स्टार्टिंग है ना, वो ग्रुप 1 के एलिमेंट से हो रही है। मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो भी आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं एट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे पीरियोडिक टेबल के आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मैंने यहाँ से एक और चीज़ क्या इंटरप्रेट की? मैंने यहाँ से एक और चीज़ जो इंटरप्रेट की है वो ये है कि जो भी आपके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड एंड एलिमेंट्स एट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर हाईली रिएक्टिव, आर हाईली रिएक्टिव। फिर से एक बार इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। कहना मुझे ये है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं वो अल्कली मेटल होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट आपके हैलोजन होते हैं। अभी मैंने देखा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देते या तो ले लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करवा लेते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। इसलिए कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। अब सेकेंड थिंग जो है वो यहाँ पे ये है कि ग्रुप 1 का एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है।
साथ ही साथ ग्रुप 17 का एलिमेंट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 17 कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे आने वाला एलिमेंट एक्सट्रीम राइट पे आने वाला एलिमेंट कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं। समझा या नहीं? लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको जो चीज़ डिस्कस करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको समझ जाती है तो मैं बोलूँगी आपको सारे रिएक्शन समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको डायमंड जितनी प्रीशियस चीज़ अभी यहाँ पे देने वाली हूँ। तो चलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है। देखते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ साइड में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो आपकी ये होती है कि अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, साथ ही साथ हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की भी बात कर लेंगे। ठीक है, ग्रुप 1 में आपके कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप 1 में आपके जो एलिमेंट्स आते हैं वो पहले रहता है हाइड्रोजन। है लीना करे रब से फरियाद, लीना करे रब से फरियाद। साथ ही साथ जो ग्रुप 2 में आपके एलिमेंट आते हैं वो आते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। ये रह गए आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ग्रुप 17 में एलिमेंट्स आते हैं आपके फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ये होते हैं आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मुझे बात करने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो दिमाग में एक चीज़ कस के फिट कर लो। अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 का एलिमेंट, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, जो भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा वो रहेगा +1। ग्रुप 1 का एलिमेंट आपको कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाएगा? +1, क्योंकि वो कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 1 का है। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमेशा वो +1 ही दिखाएगा, कभी भी वो +2 और +3 नहीं दिखाएगा। दुनिया बदल जाएगी, यूनिवर्स बदल जाएगा, बट ये एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कभी मत करना, कभी नहीं करेगा। अब अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 2 की, मेरा कॉमन सेंस मुझे ये कहता है कि भाई अगर एलिमेंट है ग्रुप 1 का तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। इन द सेम फैशन अगर एलिमेंट है ग्रुप 2 का तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +2। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +2। देखो ज़रा ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूँ 17 की, अगर 17 से मुझे 18 बनाना है तो मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके 17 से क्या बनेगा? 18 बनेगा। मतलब अगर मुझे 17 से 18 बनाने का है तो मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके वो वाली चीज़ क्या बन जाएगी? 18। और 18 वाली चीज़ कैसी होती है? स्टेबल होती है, इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो ग्रुप 17 को क्या करना पड़ेगा? बस एक इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा और वो कैसा बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन को लेने का है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? -1। जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का है तो चार्ज कितना लेते हैं? -1। पता है ना, अगर चार्ज -1 रहेगा तभी तो आप +1 करोगे ना। अगर चार्ज -1 रहेगा, चार्ज का हम लोग हमेशा क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। अगर चार्ज है +1 तो आप लोग क्या करते हो? -1। अगर चार्ज है -1 तो आप लोग क्या करते हो? +1। इसीलिए ग्रुप 17 के एलिमेंट आपको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको बोलेगा भाई तू रट ले कि ग्रुप 17 -1 दिखाता है, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2, ऐसा रटना नहीं है। देखो ग्रुप 1 है इसीलिए +1, ग्रुप 2 है इसीलिए +2, और 17 में भाई मुझे कैसे पता चलेगा -1? आप समझा? 17 को अगर 18 बनने का है तो एक इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, तभी वो स्टेबल बनेगा। अगर चार्ज रहेगा -1 तभी तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे ना। चार्ज है -1 तभी तो आप +1 करेंगे ना, इसीलिए इसका चार्ज आता है -1। ठीक है, इसी में मैं एक और चीज़ को आपको ऐड कर देती हूँ। अगर मैं बात करूँ ग्रुप 16 की, ग्रुप 16 को भी इसमें ले लेते हैं। अगर मैं ग्रुप 16 की बात करती हूँ
तो ग्रुप 16 में आपके आते हैं ओ, स, से, टे, पो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर ग्रुप 17 का एलिमेंट है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और 18 बन जाएगा, जो कि कैसा रहेगा, स्टेबल। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो जो भी आपका चार्ज रहता है वो आप लोग लेते हो -1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ग्रुप 16 के एलिमेंट की, ग्रुप 16 के एलिमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो यहाँ पे 16 है। अगर इसको स्टेबल बनना है, अगर इसको इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना है, स्टेबल बनना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जैसे 17 को करना था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए उसके ऊपर चार्ज कितना आया, -1 आया। अगर 16 को 18 बनना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, क्या आप लोग डिस्कस करके बता सकते हो मुझे? 17 को जब 18 बना था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अगर 16 को 18 बनना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। अगर चार्ज है -2, अगर चार्ज है -2 तो आप लोग क्या करेंगे, +2। अगर चार्ज है -1 तो आप लोग क्या करेंगे, +1। ग्रुप 17 में आपको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ा, इसीलिए ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, -1। उसी तरीके से ग्रुप 16 को 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ा, तभी तो वो 18 बने। इसका मतलब उसके ऊपर में चार्ज कितना आएगा, -2। इसके ऊपर में चार्ज आता है -2। क्या आपको अब समझा कि ऑक्सीजन फैमिली में सारे के सारे एलिमेंट्स -2 चार्ज क्यों दिखाते हैं? दिमाग में ये चीज़ फिट करना है, ऐसा नहीं कि रट्टा मारते चलना है, पता तो होना चाहिए यार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। समझा आपको? चलिए अब मूव करेंगे थोड़ा और आगे, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का कहना मुझे ये है कि अगर मैं बात कर रही हूँ AX और BY टाइप की कंपाउंड की, ये आपको बुक में नहीं दिखेगा, बट ये समझे बिना बुक की चीज़ें भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। अगर मैंने कहीं पे लिया है AX और BY टाइप का कंपाउंड, ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ AX और BY टाइप के कंपाउंड की, मतलब अगर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिया है, लेट अस से ले लो आप लोग Na और मैंने यहाँ पे लिया है H, या आप ले लो NaCl ले लो, चलो ठीक है NaCl लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या दिखा, इस Na के नीचे में भी क्या है, 1 है, इस Cl के नीचे में भी क्या है, 1 है। तो अगर मुझे Na और Cl का चार्ज देना है तो मैं कैसे दूंगी, Cl के नीचे वाला Na का चार्ज बन जाएगा और Na के नीचे वाला Cl का चार्ज बन जाएगा। मतलब यहाँ पे Na के भी ऊपर में कितना चार्ज है, +1, और Cl के भी ऊपर में कितना चार्ज है, -1। अगर एक के ऊपर रहेगा प्लस तो दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, माइनस। एक के ऊपर रहेगा प्लस, दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, माइनस। जो इसके नीचे का रहेगा वो इसका चार्ज रहेगा, जो इसके नीचे का रहेगा वो इसका चार्ज रहेगा। मतलब करना क्या है, करना बस ये है, काम खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। अगर मैंने आपको ये ऐसा वाला कंपाउंड दे दिया, लेट अस से मैंने दिया है आपको MgCl2 टाइप का कंपाउंड, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि आपने बचपन से पढ़ा होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, पढ़ा होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इन द सेम फैशन केमिस्ट्री में आपको याद रखना है, जिस एलिमेंट के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता उसके पास में 1 नंबर होता है, याद रखना है। जो एलिमेंट के पास में कोई भी नंबर नहीं होता उसके पास में कौन होता है, 1 नंबर होता है। अगर मुझे इसमें चार्ज देने का है तो मैं कैसे दूंगी, फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पे मैंने क्या जाना कि Mg के ऊपर में कितना चार्ज रहेगा, जो Cl के नीचे में कितना रहेगा, +2, और Cl के ऊपर में कितना चार्ज रहेगा, 1-। जो Cl के नीचे में था वो Mg का चार्ज बन गया, जो Mg के नीचे में था वो Cl का चार्ज बन गया। समझा या नहीं, क्या करने का है, क्रॉस करने का है। ठीक है, अब चलो और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल को मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको वो चीज़ें कैसे समझाऊंगी यार, है ना। अब अगर मैं ले लूँ AlCl3, जिसके नीचे कोई नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिस एलिमेंट के नीचे कोई नंबर नहीं होता है उसके नीचे कौन सा नंबर होता है, उसके नीचे 1 नंबर होता है। ठीक है, क्रॉस करेंगे, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, तो आपके एल्यूमिनियम के ऊपर में कितना चार्ज आएगा, 3+। अगर एक के ऊपर है प्लस, दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, माइनस। कितना माइनस, 1 इसके नीचे, इसके ऊपर बन जाएगा 1- चार्ज। समझा या नहीं,
चलो और थोड़ा सा मूव करते। अब सबसे काम की चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ। वो चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके ऑक्सीजन के ऊपर में, पहले ऑक्सीजन को नहीं समझाती हूँ, पहले पानी को समझा लेती हूँ। चलो ठीक है, बताओ मुझे, अगर मैं बात करती हूँ ध्यान से, लेटेस्ट से, अगर मैं बोल रही हूँ आपका H2O है, तो H2O में आपकी दो चीज़ें होती है, एक होती है H+, एक होती है OH-। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि OH- के ऊपर में कितना चार्ज होगा। उन सबको पता है कि H+ के ऊपर में, H के ऊपर में एक 1+ चार्ज होता है, बट OH के ऊपर में कितना होता है। बट देखो ये दोनों पानी से ही तो आए हैं ना। H के ऊपर में चार्ज है 1+, तो OH के ऊपर में चार्ज कितना रहेगा, 1-, क्योंकि ये दोनों तो पानी से ही आए हैं ना। यही तो है आपका पानी। इसीलिए अगर H+ के H के ऊपर में है +1 चार्ज, तो OH के ऊपर में कितना चार्ज रहेगा, -1। चलिए अगर मैं बात करती हूँ NaOH की, और अगर मैं बात कर लूँ सपोज CaOH2 की, तो चलिए देखेंगे इस Na के नीचे में कोई भी नंबर नहीं है, कौन सा नंबर रहेगा, 1। इस Ca के नीचे में कोई भी नंबर नहीं है, कौन सा नंबर रहेगा, 1। अगर मुझे देने का है यहाँ पे इस OH के नीचे में कोई भी नंबर नहीं है, कौन सा नंबर रहेगा, 1। चलिए अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। OH के नीचे वाला बन जाएगा Na का चार्ज, Na के नीचे वाला बन जाएगा OH का, तो Na के ऊपर में कितना चार्ज आया, 1+। OH के ऊपर में कितना चार्ज आया, 1-। OH में O को और H को अलग अलग मत समझना, वो एक चीज़ है भाई, वो पानी से आया है। अगर मैं बात करूँ इसकी, OH के नीचे वाला Ca का चार्ज, Ca के नीचे वाला OH का चार्ज, तो Ca के ऊपर में कितना चार्ज आया, +2। OH के ऊपर में कितना चार्ज आया, 1-। तो ये रहा आपका चार्ज देने का तरीका कि किसी भी चीज़ के अंदर में चार्ज कैसे देते हैं। अब आपको समझ में आया। चलिए अब और थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे जो मुझे कहना है वो यहाँ पे ये है कि अगर सपोज़ मैंने आपको ये वाला एलिमेंट दे दिया है कि ऑक्सीजन जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि आपका जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर में कितना चार्ज होता है। ऑक्सीजन सारी की सारी फैमिलीज़ में कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। मतलब कहना मुझे ये है कि आपके ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है ना। तो अगर मैं सपोज़ ऐसा ले लूँ, लेटेस्ट से मैंने एक एलिमेंट लिया है AO, ठीक है, AO मैंने लिया है AO, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर में कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर में चार्ज है -2, तो -2 का उल्टा क्या होता है, +2। तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, +2। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ऑक्सीजन के नीचे में 1 नंबर है तो ये इसका चार्ज बन जाएगा और इसके नीचे वाला इसका, वो बाकी सारे एलिमेंट के लिए है। बट अगर बात कर रही हूँ ना ऑक्सीजन की, तो दिमाग में फिट कर लेना है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 होता है। अगर इसके ऊपर चार्ज है -2, तो इसके ऊपर कितना रहेगा, +2। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लूँगी। सपोज़ अगर मैंने लिया है MgO, तो MgO में ऑक्सीजन के ऊपर में कितना चार्ज रहेगा, -2। तो -2 अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है तो Mg के ऊपर में कितना चार्ज रहेगा, +2। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ A2O की, ठीक है, A2O की, तो यहाँ पे मैंने क्या जाना, इसके ऊपर में चार्ज कितना रहेगा, 1+, इसके ऊपर में चार्ज कितना रहेगा, -2। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ Na2 का, Na2O1 का, ऑक्सीजन के नीचे में कितना नंबर है, 1, तो Na का चार्ज कितना रहेगा, +1। सोडियम के नीचे में कितना नंबर है, 2, तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना रहेगा, 2-। यहाँ पे तो अपना वही वाला तरीका है क्रॉस वाला, लेकिन अगर केस ये वाला आ जाए तो फिट कर लो कि ऑक्सीजन के ऊपर में -2 रहेगा, इसके ऊपर में +2 रहेगा। ये वाला केस आपको याद रखना है। ये वाला तो अपना नॉर्मल वाला ही केस है, ये 1 इधर जाएगा, ये 2 इधर आएगा। समझा या नहीं? चलो अब करेंगे आगे। अब क्या होता है ना, देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो एक तरफ मैंने लिया है ग्रुप 1 का एलिमेंट, एक तरफ मैंने लिया है ग्रुप 17 का एलिमेंट। आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 को ही क्यों बार बार डिस्कस कर रहे हैं? तो याद करो, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 ही तो है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अभी तो देखा था। अब अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 के एलिमेंट की, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट में सपोज मैं कंसिडर करूँगी एग्जाम्पल सोडियम को।
और ग्रुप 17 के केस में मैं कंसिडर करूँगी एग्जाम्पल क्लोरीन को, क्योंकि वो अच्छी खासी रिएक्शन मुझे दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लेती हूँ सोडियम को और सोडियम में अगर मैं डालती हूँ ऑक्सीजन को, तो मुझे यहाँ पे जो मिलता है वो रहता है Na2O। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ Na2O को अगर मैंने लिया, उसके अंदर में अगर मैंने डाला पानी को, तो मुझे मिलता है NaOH। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ना। तो अब डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को सिस्टमैटिकली। देखो मैं यहाँ पे भी एक रिएक्शन को लिख देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है क्लोरीन को, इसमें डाला है ऑक्सीजन को, यहाँ पे आपका बन रहा है Cl2O7। Cl2O7 जो था उसमें मैंने डाला पानी को, और यहाँ पे आपका बन रहा है HClO4। चलिए देखेंगे आप सिस्टमैटिकली सारी चीज़ों को। देखो क्या हुआ है ना, ये मैंने लिया है इस मेटालिक सोडियम को, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे मुझे मिला है सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे मुझे सोडियम ऑक्साइड मिला है, जिसमें सोडियम के ऊपर में कितना चार्ज रहेगा, +1। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे में है 1, मतलब यहाँ पे भी सोडियम के ऊपर में कितना चार्ज है, +1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है क्लोरीन को यहाँ पे मैंने लिया है, और क्लोरीन को भी मैंने साथ रिएक्शन करवाई है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, मुझे क्लोरीन का ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया, ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ में करवाई। ये था मेरा ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन पानी के साथ में करवाई, तो यहाँ पे मुझे बेस मिल रहा है। NaOH क्या है, बेस है, और यहाँ पे मुझे एसिड मिल रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से। ठीक है, अगर मैं काम की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने जो देखा वो यहाँ पे ये है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बेस है और ये एसिड है। मुझे कुछ चीज़ तो चाहिए कि मैं बता सकूं कि हाँ ये बेस है, ये एसिड है। तो देखो क्या चीज़ है वो, अगर कहीं पे भी आपको कंपाउंड के अंदर में OH ग्रुप दिख जाए, OH ग्रुप, तो आप बोलेंगे कि भाई वो कैसा है, बेस है। अगर आपको कहीं पे भी H दिख जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, वो एसिड है। इसीलिए मैंने देख के बताया, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है, और जब भी OH आता है तो वो क्या रहता है, बेस रहता है। यहाँ पे आपको H दिख रहा है, और जब भी H आता है तो वो क्या रहता है, वो आपका एसिड रहता है। चलिए और थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। इसका मतलब आप लोगों के दिमाग में क्या बत्ती जली, क्या समझ में आया, ट्यूबलाइट क्लिक हुआ। तो काम की चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका बेस बनने वाला है। मतलब यहाँ पे जो ये ऑक्साइड है वो कौन से नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। यहाँ पे आपका एसिड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे एसिड बन रहा है। अगर यहाँ पे एसिड बन रहा है तो ये ऑक्साइड कौन से नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। मतलब कहना मुझे जो है वो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले एलिमेंट को लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दोनों तरफ ऑक्साइड को बना लेंगे। अब मुझे पता ही नहीं कि ये ऑक्साइड कौन से नेचर का है, तो मेरे को क्या करने का है, मैंने ये भी ऑक्साइड को लिया, ये भी ऑक्साइड को लिया, दोनों के अंदर में क्या डाला, पानी डाला। अब मुझे कुछ ना कुछ चीज़ मिली। जब मुझे OH मिला तो मैंने बोला वो बेस है, जब मुझे H मिला तो मैंने बोला वो एसिड है। बट अगर यहाँ पे बेस बन रहा है, मतलब जो रिएक्ट होने वाली चीज़ है वो क्या रहती है, उसका उल्टा। मतलब ये ऑक्साइड जो है वो कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का। यहाँ पे आपका एसिड बन रहा है क्योंकि H आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो रिएक्ट होने वाली चीज़ है वो क्या रहेगी, उसका उल्टा। एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस होता है। इसीलिए ये वाला ऑक्साइड कौन से नेचर का है, बेसिक नेचर का। ठीक है, साथ ही साथ अब हम लोग कुछ और ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब मैं एक क्लासिफिकेशन के तौर पे क्या बताने वाली हूँ वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड मेरे टोटल 4 टाइप के होते हैं। जो पहला मेरा ऑक्साइड का टाइप रहेगा वो रहेगा मेरा एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड वो मेरा पहला टाइप रहेगा। ठीक है, सेकंड जो मेरा ऑक्साइड्स का टाइप रहेगा वो रहेगा मेरा बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स। थर्ड टाइप मेरा रहता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और फोर्थ टाइप मेरा जो रहता है वो रहता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।
ये ऐसे टोटल 4 टाइप के ऑक्साइड रहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एसिडिक ऑक्साइड के, मतलब वो मुझे एसिडिक नेचर दिखाएंगे। एसिडिक ऑक्साइड्स मुझे एसिडिक नेचर दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ बेसिक ऑक्साइड की तो वो मुझे बेसिक नेचर दिखाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रल की तो वो मुझे न्यूट्रल नेचर दिखाएंगे। और अगर मैं बात करती हूँ एम्फोटेरिक की, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे समझ गया एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, बट ये एम्फोटेरिक कहाँ से आया? तो समझो, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं, जो बेसिक नेचर भी दिखाते हैं, द ऑक्साइड्स विच शोज एसिडिक as well as basic nature, as well as basic nature, जो आपको एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखाते हैं, is called as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? वो आपको दोनों के दोनों नेचर दिखाएंगे, ठीक है। अब मुझे पता करने हैं कि यार इसके एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे, तो हम लोग बुक के एग्जाम्पल लेंगे। अब जो मेरा बुक का एग्जाम्पल होता है एसिडिक का, तो एसिडिक के जो मेरे एग्जाम्पल रहेंगे वो रहेंगे CO2। CO2 ये मेरा एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये भी ऑक्साइड है। ऑक्साइड मतलब जिसमें क्या रहेगा? कार्बन। साथ ही साथ यहाँ पे मेरा जो एक और ऑक्साइड बनता है वो रहता है Na2O। अगर मैं बात करती हूँ बेसिक ऑक्साइड्स की, तो बेसिक ऑक्साइड्स में आपके आएंगे Cl2O7, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपके न्यूट्रल ऑक्साइड की, तो न्यूट्रल ऑक्साइड में आपके आएंगे CO और NO। और अगर मैं बात करती हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, तो वहाँ पे आपका आता है Al2O3। ये रहे इनके एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि एग्जाम्पल किसके किस में कौन से वाले आने वाले हैं, ठीक है। तो अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर में है बेस्ड। तो हम लोग जो अभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगा आपका प्रॉब्लम 7.8, जो कि दिया है पेज नंबर 107 पर। प्रॉब्लम 7.8 को हम लोग करेंगे अभी डिस्कस। आपको बोला गया है कि जो भी आपका जर्मेनियन है वो बिलोंग करता है ग्रुप 14 को। साथ ही साथ जो भी आपका सल्फर है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, वो बिलोंग करता है ग्रुप 16 को। और ब्रोमीन जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 17 को। ये टेबल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। मैंने टेबल के फॉर्म में उसको फ्रेम कर लिया है। वो आपको बोल रहा है कि बताओ जर्मेनियम और सल्फर से कौन सा वाला कंपाउंड फॉर्म होगा। जर्मेनियम और सल्फर का वो आपको पूछ रहा है कि बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। साथ ही साथ वो आपको पूछ रहा है कि एक और चीज़ बता दो। क्वेश्चन में उसने आपको जो फर्स्ट थिंग पूछी है वो ये है। सेकंड थिंग जो उसने आपको पूछी है वो ये है कि जर्मेनियम और ब्रोमीन का जो भी आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा। उसने वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ भी पूछी है, ठीक है। ये दोनों आपको करना है एक्सप्लेन। चलिए डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पे ये कहता है कि अगर मैं बात करती हूँ जर्मेनियम की और अगर मैं बात करती हूँ सल्फर की, ठीक है, तो जर्मेनियम जो होता है वो आपका बिलोंग करता है ग्रुप को, वो भी दे रखा है। जर्मेनियम का ग्रुप है आपका 14 मतलब 14। साथ ही साथ सल्फर का जो ग्रुप आपको दे रखा है वो है 16 मतलब ग्रुप आपको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करती हूँ 14 की, तो 14 में कौन होता है? 14 में 4 होता है। अगर मैं बात करती हूँ 16 की, तो 16 में कौन होता है? 6 होता है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि अगर मुझे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने का है इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगी देखेंगे हम लोग। अगर मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने की है, तो आपके ग्रुप 14 में जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा NS2Np2 और यहाँ पे रहेगा NS2Np4। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यार ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया तो आया कहाँ से? तो देखो ध्यान से, ये कहाँ से आया। तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np2, क्योंकि ग्रुप 14 में कौन होता है? ग्रुप 14 में 4 होता है। +2 भी कितना होगा? 4 होगा, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2Np2। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 16 की,
तो ग्रुप 16 में कौन होता है? 6 होता है। और अगर मुझे 6 को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 2 + 4 भी कितना होता है? 6 होता है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ कि ये इसमें ये होता है, ये इसमें ये होता है। मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। डायरेक्ट तो कोई भी बताएगा, बट समझाने के लिए तो भी चाहिए ना कि ये एक्चुअली मुझे कैसे याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे और आगे। अगर मैं बात करती हूँ वैलेंसी की और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की, अगर मैं बात करती हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पे कितने रहेंगे? यहाँ पे मेरे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 2 + 2 है 4, ठीक है। यहाँ पे मेरे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 6 कितना होता है? 6। तो ये हुए मेरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके केस में वैलेंसी की अगर मैं बात करना चाहती हूँ तो वैलेंसी का मतलब ही क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या तो 8 - वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लास्ट वाले क्लास में खूब बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था। तो एक आपका जो रहेगा वो रहेगा 4 और दूसरा आपका रहेगा 8 - 4, और 8 - 4 भी कितना होता है? 4। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपकी 2 टाइप की वैलेंसी रहेगी। एक रहेगी आपकी 6 मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और एक रहेगी 8 - 6 जिसका मतलब कितना होता है? 2। ये दोनों टाइप की वैलेंसी आपकी रहेगी। अब मुझे अगर यहाँ पे इसके लिए प्रोसीड करना है तो देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या होगा यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने जो जाना वो ये है कि जर्मेनियम की जो वैलेंसी है आपकी वो है 4। कोई भी ले सकते हो, एक तो ये 4 लो या तो ये 4 लो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये मैंने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करवाया है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी सल्फ़र की, तो सल्फ़र में आपकी 2 टाइप की वैलेंसी है। एक तो है आपकी 6 और एक है आपकी 2। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आपके क्या आएगा? दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो ये रहेगा कि यार जर्मेनियम का तो मुझे समझ गया कि 4 है, बट सल्फ़र के लिए मैं कौन सी वैलेंसी को लूँ, कौन सी वैलेंसी को कंसिडर करूँ, 2 को लूँ या 6 को लूँ? तो याद करो लास्ट वाले क्लास में आप सब ने मेरे साथ कसम खाई थी कि जब मुझे 2 टाइप की अलग अलग वैलेंसी दिखेगी तो मैं हमेशा छोटी वाली वैलेंसी को ही लूँगा। याद करो सारे के सारे वो अपनी कसम को कि मैं हमेशा छोटी वाली वैलेंसी को ही लूँगा। तो यहाँ पे दोनों में से छोटी वैलेंसी कौन सी है? छोटी वैलेंसी है 2। 2 है छोटा नंबर, इसीलिए हम लोग वैलेंसी वाली कौन सी कंसिडर करेंगे? 2, छोटी वाली। इसलिए मैंने इसकी वैलेंसी कितनी ली है? मैंने इसकी वैलेंसी 2 ली है, क्योंकि 2 नंबर कैसा है? छोटा है, और हम लोग छोटा ही लेते हैं। अब अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है, दैट सो सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? फॉर्मूले के लिए करना है आपको क्रॉस। अगर मैंने इसको किया क्रॉस तो मेरा यहाँ पे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा GE2 × S4 टाइम्स। ये रहेगा आपका फॉर्मूला, ये आपका एक्चुअली फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला की, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट रेशो होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूले का ही मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशो। ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हुआ GE2S4। लेकिन अगर मुझे एम्पिरिकल निकालना है तो मुझे सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो इधर GE1S2। इसका रीज़न ये है, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। मैंने दोनों को क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। क्योंकि अब ये रेशो कैसा है? सिंपलेस्ट, तभी तो ये एम्पिरिकल है। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों की, तो इन दोनों में मैंने यहाँ पे ये जाना, अगर मैं बात करती हूँ जर्मेनियम की और ब्रोमीन की, तो यहाँ पे भी वैसे लेंगे। एक तरफ लिया है जर्मेनियम, एक तरफ लिया है ब्रोमीन को। अगर मैं बात करूँ इनके ग्रुप की, तो जर्मेनियम बिलोंग करता है आपके ग्रुप नंबर 14 को, ब्रोमीन बिलोंग करता है आपके ग्रुप नंबर 17 को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 14 में कौन होता है? 14 में 4 होता है। 17 में कौन होता है? 17 में 7 होता है। दैट्स सो सिंपल। अब अगर मैं बात करती हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जर्मेनियम का तो आप यहीं से देख के लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला है जनरल वाला? NS2 NP2। बट अगर मैं बात करूँ ग्रुप 17 की, तो आपका इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? NS2 NP3। ये कैसे रहेगा? सुनो ध्यान से,
अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 17 है, 17 में कौन होता है, 7 होता है। अगर ये है 7 तो यहाँ पे मैंने क्या जाना, तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि 2 + 5 भी कितना होता है, 7 होता है। 17 में कौन होता है, 7 होता है। 2 + 5 भी कितना होता है, 7 होता है। इसलिए ये रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो आपको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। मैंने ट्रिक सिखा दी है, रट्टा मारने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। अब अगर मैं बात करती हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे मैंने जो देखा वो ये था कि 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। अगर मैं बात करती हूँ वैलेंसी की, अगर मैंने बात की है वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी तो आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होती है और 8 - वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब ये आपकी वैलेंसी क्या क्या रहेगी, एक तो 4 रहेगी या तो 8 - 4 रहेगी, मतलब ये 4 ही आएगा आंसर। यहाँ पे आपकी वैलेंसी कौन सी रहेगी, एक तो 7 रहेगी या तो 8 - 7 रहेगी। मतलब आपके यहाँ पे 2 टाइप की वैलेंसी है, 1 और 7। चलिए अब मैंने एक तरफ लिया है जर्मेनियम को, एक तरफ लिया है ब्रोमीन को। जर्मेनियम का वैलेंसी कितना है, 4। ब्रोमीन का वैलेंसी, अब बताओ क्या लेंगे, एक तरफ है 1, एक तरफ है 7। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो समझो, अपनी कसम को याद रखो कि जब भी 2 टाइप की वैलेंसी आएगी ना, तो मैं हमेशा छोटी वाली वैलेंसी को ही लूँगी, मतलब लूँगा या लूँगी जो भी होगा। तो यहाँ पे आपकी छोटी वाली वैलेंसी कौन सी है, 1 है। इसलिए आप यहाँ पे किसको लेंगे, 1 को लेंगे। और फिर लास्ट में करने का क्या है, क्रॉस करेंगे, क्रॉस। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, Ge1 Br4। अब यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा। क्यों ऐसा, इसको मैंने और डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो सकता था और, बट क्या यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है, नहीं है। इसलिए यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लास्ट वाले पार्ट की, तो यहाँ पे मैंने जो जाना वो यहाँ पे ये है कि अगर मैं कहीं पे भी ले लूँ एसिड को, तो एसिड हमेशा बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और वो फॉर्म क्या करेगा, सॉल्ट प्लस पानी, सॉल्ट प्लस पानी को फॉर्म करता है। ठीक है, ये रहा आपका पानी। अगर मैं बात करूँगी बेस को, तो बेस हमेशा एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और वो भी क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस पानी। अगर मैं बात करती हूँ एसिड को, तो क्या एसिड खुद ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होंगी। जैसे कि आपको बताया, प्लस हमेशा किसके साथ फ्रेंडशिप करता है, माइनस के साथ। क्या कभी प्लस किसी दूसरे प्लस के साथ फ्रेंडशिप करता है, केमिस्ट्री में तो कभी नहीं करता है। इन द सेम फैशन क्या कभी एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर मैं बात करती हूँ बेस की, तो क्या बेस दूसरे बेस के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे है, सेम है। समझा या नहीं। तो अब करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसका नाम है प्रॉब्लम नंबर 7.9, जो कि दिया है पेज नंबर 108 पर। लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम 7.9। प्रॉब्लम 7.9 जो है वो मेरा ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन आपको लिखने की है। राइट द केमिकल रिएक्शन। वो बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन को लिखो। किसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, देखेंगे हम लोग। वो आपको बोल रहा है कि बताओ Na2O जो है वो जब HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। साथ ही साथ वो आपको बोल रहा है कि Na2O जो है वो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। साथ ही साथ वो आपको बोल रहा है Al2O3 जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैं कोई भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करती हूँ, वो आप खुद ही बैलेंस कर लेना, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो है वो है आपकी Al2O3, वो जब NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। काम की चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि रिएक्शन बैलेंसिंग जिसको नहीं आता है वो चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स देखो मेरा, मैंने एकदम तगड़े तरीके से सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब सुनो, ये है आपका Na2O। Na2O जो है वो आपका एसिडिक नेचर का है, HCl भी एसिडिक नेचर का है, Na2 आपके बेसिक नेचर का है, बेसिक, ठीक है। HCl आपके एसिडिक नेचर का है।
अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे Na2O की, तो ये आपके बेसिक नेचर का है, और NaOH1 जो है वो है आपके बेसिक नेचर का, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ Al2O3 की, तो वो एम्फोटेरिक नेचर का है, और ये है आपका एसिड। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो ये भी आपके एम्फोटेरिक नेचर का है, और ये है आपका बेसिक बेस। अब सुनो, ये है एसिड, ये है बेस, क्या ये रिएक्ट करेंगे? क्या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या क्या बनेगा आपका? यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस पानी। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। सॉल्ट प्लस पानी, ये रहा आपका सॉल्ट। अगर मैं बात करूँ बेस की, क्या बेस के साथ रिएक्ट करता है? कभी नहीं करता, नो रिएक्शन। अगर मैं बात करती हूँ एम्फोटेरिक की, तो मैंने आपको अभी बताया था एम्फोटेरिक मतलब वो चीज़ जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले, जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, और आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाएगा? AlCl3। साथ ही साथ पानी तो हमेशा हर जगह पे होता है। अगर मैंने लिया है Al2O3 प्लस बेस, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर का है, तो ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा NaAlO2, और यहाँ पे भी क्या निकलेंगे? पानी। रिएक्शन को आप लोग खुद ही बैलेंस कर लेना। बैलेंसिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइटिंग रिएक्शन एंड प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन दिस केस, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट होता है एंड ये वाला चैप्टर होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब। देखो, लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच।